नाज़रीन आदाब, 9 PM खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। हिंदुस्तान के बहादुर सिपाही हनुमंतप्पा ने दुनिया को कहा अलविदा। सरकारी एजाज के साथ पेश किया गया खराज अकीदत। मुल्क भर में गम की लहर। छब्बीस 11 हमले के मुजरिम डेविड कोलमैन हेडली ने किए मजीद कई इंकशाफात। हेडली ने कहा इशरत जहां का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर से था। इशरत की वकील और मां ने कहा इशरत को बदनाम करने की हो रही है साजिश। मध्य प्रदेश के भोजशाला में बसंत पंचमी से पहले कशीदगी का माहौल। मजहब के नाम पर सियासत जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान हिंदुस्तान के 2 रोजा दौरे पर। वजीर आजम और सदर जमहूरिया से की मुलाकात। पिछले 8 महीने में शेयर बाजार में देखी गई सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 800 पॉइंट गिरा, जबकि निफ्टी 7000 से नीचे पहुंचा। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मेवा काश्तकारों और किसानों में खुशी की लहर। श्रीनगर में मौसम की पहली बर्फबारी। और आइए पहले बात करेंगे लांस नायक हनुमंतप्पा की। लांस नायक हनुमंतप्पा जिंदगी की जंग हार गए। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में लांस नायक हनुमंतप्पा ने आखिरी सांस ली। इनके कई आज़ा काम नहीं कर रहे थे। इन पर दवाएं भी असर नहीं कर रही थी। वाज़ेह के सियाचिन बर्फबारी तोदे की जद में आने के बाद हनुमंतप्पा वाहिद जवान हैं जिन्हें जिंदा निकाला गया था। सियाचिन की बर्फीली ठंड में मौत को मात देकर लौटे लांस नायक हनुमंतप्पा आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। मुल्क के करोड़ों लोगों की दुआएं रायगा गईं और लाख कोशिशों के बावजूद भी हनुमंतप्पा को बचाया नहीं जा सका। हनुमंतप्पा ने दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में तब आखिरी सांस ली जब पूरा मुल्क उनकी सेहतयाब होने की दुआ कर रहा था। पिछले 3 दिन से मुल्क भर में हनुमंतप्पा के लिए दुआओं, हवन और पूजा का सिलसिला जारी था। मुल्क अपने इस जांबाज की सलामती के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन मंगल को अस्पताल में भर्ती होने के बाद से लगातार उनकी हालत बिगड़ती चली गई और फिर कुदरत ने हनुमंतप्पा को हमसे छीन लिया। हनुमंतप्पा ने जिस तरह से सियाचिन में मौत को मात दी, उससे वो मुल्क भर के असली हीरो बनकर उभरे। आर्मी की 19वीं मद्रास रेजिमेंट के रुकन थे हनुमंतप्पा। हनुमंतप्पा और उनकी टीम जमीन से 20,500 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन की बर्फीली जमीन पर तैनात थी। वो 3 फरवरी का दिन था जब -50 के टेम्परेचर पर हनुमंतप्पा समेत 10 जवान बर्फ के तूफान का शिकार हो गए। 6 दिन तक करीब 35 फीट मोटी बर्फ की चादर में दबे रहे थे हनुमंतप्पा और बाकी फौजी जवान। पहले मुल्क ने सभी 10 जवानों को शहीद मान लिया था, लेकिन 8 फरवरी को फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाकी 9 फौजियों की लाशें बरामद हुई। वहीं हनुमंतप्पा नाजुक हालत में मिले। हनुमंतप्पा ने सफेद मौत को मात तो दे दी, लेकिन उनकी हालत काफी नाजुक थी और वो बेहोशी की हालत में थे। हनुमंतप्पा को पहले सियाचिन के बेस कैंप में लाया गया और फिर वहां से उन्हें 9 फरवरी को दिल्ली लाया गया। हनुमंतप्पा को दिल्ली में आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में नाजुक हालत में दाखिल किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल को हनुमंतप्पा से मिलने पहुंचे। फौजी सरबराह दलवीर सिंह सुहाग भी लगातार
उनकी सेहत की निगरानी करते रहे। हनुमंतप्पा शदीद कोमा में अस्पताल में थे। उनकी किडनी और लीवर ने काम करना बंद कर दिया था। हनुमंतप्पा के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और दोनों फेफड़े निमोनिया की चपेट में थे। उन्हें दी जा रही दवाइयों का असर नहीं हो रहा था और उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी और आखिर में 11 फरवरी को हनुमंतप्पा ने आखिरी सांस ली। मुल्क भर में हनुमंतप्पा के इंतकाल से दुख की लहर दौड़ गई। मुल्क अपने इस जांबाज जवान की मौत से अफसोस में है, लेकिन तारीख हनुमंतप्पा को उनकी जांबाजी के लिए हमेशा याद करेगी। उन्हें एक बार मौत को मात देकर लौटने वाले जांबाज के तौर पर भी याद किया जाएगा। 3 दिन तक हनुमंतप्पा के लिए मुल्क भर में दुआएं होती रहीं, लेकिन जाते जाते पूरे मुल्क को रुला गया सियाचिन का शेर हनुमंतप्पा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने फौजी जवान हनुमंतप्पा को खराज पेश किया। इन्होंने कहा कि हमने एक जवान को खोया है जिसका हमें अफसोस है। राजनाथ सिंह ने हनुमंतप्पा के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। एक बहादुर सेनानी हनुमंतप्पा अब हमारे बीच नहीं रहे। सबसे पहले तो उनकी बहादुरी को सैल्यूट करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार के सदस्यों को और उनके मित्रों को, उनके शुभचिंतकों को और इस देश को इस कष्ट की वो सहन करने की क्षमता प्रदान करें। हनुमंतप्पा की मौत पर सियासी व समाजी माहिरीन का क्या कहना है, आइए देखते हैं। कि लांस नायक हनुमंतप्पा हमारे साथ अभी नहीं है और हालांकि पिछले 2 दिन से 1.25 करोड़ भारत के नागरिकों के दुआ उनके साथ थे। दिल्ली के रिसर्च और रेफरल हॉस्पिटल में उनके लिए हर एक प्रकार का प्रयास हुआ था, परंतु अंत में न दुआ न दवाई उनको बचा पाए और ये बहुत ही अफसोस की बात है। और इस वक्त हमारे पूरे सोच और समर्थन उनके परिवार के साथ है। उनके साथ हम शोक जताते हैं। उनके व्यक्तिगत परिवार और उनका पलटन जो है 19 मद्रास, और यही हम इस वक्त शायद दुखद वाली खबर है। सारा देश प्रार्थना कर रहा था, पूरे फौज प्रार्थना कर रही थी, शायद पूरे वेटरन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर्म फोर्स वाले उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक मिरेकल था कि वो 6 दिन तक जिंदा रहे। प्रार्थना है सरकार के लिए कि उसकी बीवी छोटी है, बच्चा छोटा है, उसकी फैमिली के लिए कुछ ऐसा करें कि एक किस्म का परमानेंट हो। इस समय बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस होते हैं, लेकिन पास्ट एग्जाम्पल में सारे के सारे प्रोमिसेस को कुछ ही दिनों में, हफ्तों में सरकार भूल जाती है। It's a shock. It is something we condolences to his family. Deep gratitude to the service he carried out for this nation. We all thought and prayers of the whole nation were behind him. We cannot forget the service he did to this nation, and it reminds us what hard conditions our jawans and army personnel face while protecting this nation, and I think our gratitude should always remain for them. ईटीवी भी हनुमंतप्पा की कुर्बानी और हिम्मत को सलाम करता है। नाज़रीन, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने गुवाहाटी में आसाम के वज़ीर आला तरुण गोगोई से मुलाकात की। इस मौके पर जगदीश चंद्र ने वज़ीर आला को बताया कि बहुत जल्द आसाम असेंबली इंतखाबात से कबल ईटीवी आसाम और नॉर्थ ईस्ट चैनल्स को शुरू करने जा रहा है। जगदीश चंद्र ने प्रवासी राजस्थान सम्मेलन में वज़ीर आला तरुण गोगोई को
मेहमान खुसूसी के तौर पर मदु किया। 13 मार्च को मुनक्किद होने वाले प्रवासी सम्मेलन में शिरकत से मुताल्लिक जगदीश चंद्र की दावत को तरुण गोगोई ने कबूल किया। वज़ीर आला से मुलाकात के बाद जगदीश चंद्र ने सनतकार रतन शर्मा से मुलाकात की। सनतकार रतन शर्मा ने नए चैनलों के इफ्तिताह में हर मुमकिन ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया। मरकजी वजीर पेट्रोलियम और कुदरती गैस धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में एक सेमिनार का इफ्तिताह किया। लिग्नो सेलुलोज टू एथनॉल रोड मैप फॉर इंडिया के नाम से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार को खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि उनका शोबा एथनॉल की पैदावार पर खास तवज्जो दे रहा है, जो ज़राअत के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत बायोडीजल के ताल्लुक से नई पॉलिसी वज़ा करने पर गौर व फिक्र कर रही है। अभी की जो एथेनॉल की उपलब्धता है, अभी की व्यवस्था में हम और क्या कर सकते हैं जिसमें ज्यादा एथेनॉल मिले, उसकी भी हमने पहल किया है। जिसमें एक प्रमुख इनिशिएटिव है बी हैवी, यानी एथेनॉल मोलासेस को सीधा ही एथेनॉल में कन्वर्ट करना। उसकी भी हम लोगों की शुगर इंडस्ट्री के साथ हमारी बातचीत हो रही है। 26/11 हमले के मुजरिम डेविड कोलमन हेडली ने गवाही देते हुए एक अहम खुलासा किया है। हेडली ने बताया कि इशरत जहां का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। दीगर इंकशाफात में हेडली ने कहा कि ISI लश्कर तैयबा को माली और अखलाकी मदद देती है। साल 2006 में शिकागो में हेडली की तहव्वुर राना से मुलाकात हुई थी। राना ने डेविड हेडली को तकरीबन 23 लाख रुपए दिए थे और हमले से पहले राना पाकिस्तान लौट गया था। मुझे जो जानकारी मिली थी कि लश्कर के फीमेल सुसाइड बॉम्बर कौन कौन है, उस आधार पर मैंने 3 वुमेन के नाम बताए। पहली वुमेन का नाम बताया नूरजान बेगम, दूसरा नाम हमने बताया कि इशरत जहां, और तीसरा नाम हमने बताया कि मुमताज बेगम। तो उसने तुरंत कहा कि इशरत जहां ये नाम मैंने सुना था और पुलिस के चकमक में मारी गई थी, इसलिए मुजम्मिल भट्ट को झकीउर रहमान लखवी कोस रहा था। अब ETV आपको बता रहा है कि वो एक एक लफ्ज, एक एक लाइन जो हेडली ने इशरत जहां के बारे में कही है। क्या लश्कर तैयबा की कोई खातून विंग है? हाँ, मैंने कभी सुना था अबू ऐमन की वालदा को खातून विंग का सदर बनाया गया था। क्या लश्कर तैयबा में खातून खुदकुश बमबार हैं? मुझे नहीं पता। क्या किसी नाकाम हुए ऑपरेशन के बारे में पता है? हाँ, मुजम्मिल ने एक बार बताया था। लखवी, मुजम्मिल और मैं एक बार मिले थे। तब मुजम्मिल ने बताया था कि एक ऑपरेशन नाकाम हो गया है। क्या कोई खातून थी? मैंने सुना था खातून थी। क्या नाम है? नूरजहां, इशरत, मुमताज बेगम। दूसरी वाली इशरत जहां मोदी को मारने का टारगेट था उसका। अक्षरधाम हमले की जिम्मेदारी भी इशरत जहां को दी गई थी। और आगे बढ़ते हैं। गुजरात के साबिक DIG वंजारा ने इशरत जहां इनकाउंटर से मुताल्लिक डेविड हेडली के बयान पर तवज्जो देने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि डेविड हेडली ने कोई नई बात नहीं बताई है। इनकाउंटर के बाद गुजरात पुलिस का जो स्टैंड था आज भी वही है। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वंजारा ने ये बात कही। आज डेविड हेडली ने जो भी कुछ कोर्ट के अंदर बताया, तो ऐसे देखा जाए तो ये कोई नई बात बताई नहीं गई है। 2004 में जब ये एनकाउंटर हुआ गुजरात पुलिस के द्वारा, उस वक्त गुजरात पुलिस ने जो भी कुछ कहा था
और उसके बाद आज तक जो भी गुजरात पुलिस का स्टैंड है वही बात डेविड हेडली ने बताई है। तो ऐसे देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी डेविड हेडली ने जो भी कुछ बताया है उसका इंपॉर्टेंस है। इशरत जहां मामले में हेडली के इंकशाफात पर सवाल भी उठ रहे हैं। इशरत जहां के खानदान के करीबी माने जाने वाले और समाजी कारकुन रऊफ लाला ने हेडली के बयान को गलत करार दिया, जबकि एनसीपी एमएलए जितेंद्र हवार ने हेडली की गवाही पर ही सवाल खड़ा किया। जवाब में उसको पहला सवाल पूछा गया कि आर देयर फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स इन एलईडी, क्या एलईडी में फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स है? वो बोलता है मुझे पता नहीं। कैन यू नेम अ सुसाइड बॉम्बर? बोलता है मुझे पता नहीं। और फिर हमारे एजेंसीज की तरफ से 3 नाम भेजे गए, क्या इसमें से कोई है? अब जो आदमी कह रहा है कि फीमेल बॉम्बर्स के बारे में पता नहीं, मुझे उनके नामों के बारे में पता नहीं, तो आप सजेस्टिव देके उसको बोलते, उसके मुंह से निकलवाना चाहते कि हाँ आप कहिए। और इशरत जहां के बारे में जो आम आदमी है, अमेरिका को या देश दुनिया में जो पेपर पढ़ने वाला आदमी है, 13 साल से जो केस भारत में हर कोर्ट में चालू है, उसको इशरत जहां का नाम तो मालूम ही होगा। उसमें क्या है, डेविड कोलमन हेडली हो या कोई और गहरा नत्थु गहरा हो, स्टेटमेंट दे दे और उसको मतलब जो है जिस तरह से हमारा हिंदुस्तान के मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ मीडिया के सेक्शन ने जिस अंदाज में उसको लिया है, तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा हेडली का बयान जो है कोई बहुत अहमियत रखता है हमारे नज़दीक। इसलिए कि हेडली डबल एजेंट है, पूरे देश को पता है, सबको पता है कि वो डबल एजेंट है, मतलब जो है, इसलिए उसकी बातों पे विश्वास करना जो है एसआईटी द्वारा, मजिस्ट्रेट तमाम द्वारा और देश सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से कोर्ट के सामने ये बात आ चुकी है, इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इशरत जहां को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया, इशरत जहां की हत्या की गई, इशरत जहां का इनकाउंटर नहीं था, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मैं समझता हूं कि जो लैंड ऑफ लॉ है उसको तो कम से कम हमको मानना होगा। सीबीआई की चार्जशीट कोर्ट के अंदर मौजूद है। अगर कोर्ट को जुडिशरी पे विश्वास नहीं है और हेडली पर विश्वास है, तो मैं समझता हूं ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इशरत जहां पर दिए गए हेडली के बयान पर हमारे नुमाइंदे ने सीनियर वकील वीरेंद्र ग्रोवर से बात की है। आइए देखते हैं बात। हेडली ने कहा कि इशरत जहां फिदायीन आतंकी थी। हमारे साथ मौजूद है इशरत जहां की वकील वीरेंद्र ग्रोवर। जिस तरह से डेविड हेडली ने बयान दिया है जज के सामने कि वो लश्कर से जुड़ी हुई थी और वो एक फिदायीन आतंकी थी, आप उसके मुकदमे को देख रही हैं। इस मामले पर बहुत वावेला खड़ा हुआ, बड़ा मतलब इस पर वावेला नहीं, अब एक बार फिर इस पर जो है सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी गई है। तो क्या कहेंगी आप? इसको फर्जी मानती रही हैं शुरू से, लेकिन एक बड़ा बयान सामने आया है कि वो लश्कर तैयबा की रुकन थी। देखिए, 2 बातें साफ है। जहां तक फर्जी मुठभेड़ का सवाल है, वो जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसने कहा है वो फर्जी मुठभेड़ थी। उनको पहले ही कस्टडी में इशरत जहां को ले लिया गया था और गुजरात पुलिस के लोगों ने उनको मारा था। वो मुकदमा आज भी गुजरात के कोर्ट में चल रहा है, जिसमें दिखाया है कि 7 गुजरात पुलिस के आला अफसर, 4 आईबी के अफसर, इन लोगों ने साजिश बना के इशरत और कुछ लोगों की हत्या की। तो डेविड हेडली ने उस हत्या पर कुछ नहीं बोला। वो हत्या का मुकदमा आज भी 302 का उन लोगों पर चल रहा है गुजरात की अदालत में। दूसरी बात कि डेविड हेडली ने आज क्या बयान दिया। डेविड हेडली ने ये नहीं कहा कि वो फिदायीन लश्कर की मेंबर थी। डेविड हेडली से ये चंद सवाल पूछे गए। सरकारी वकील ने डेविड हेडली से पूछा, क्या लश्कर तोयबा का कोई महिला विंग है, विमेन्स विंग है? डेविड हेडली ने कहा हाँ। अगला सवाल था, वो लश्कर तोयबा का विमेन्स विंग जो है, औरतों का विंग, वो उसकी हेड कौन है? उसने कहा अबू ऐमन की माँ। तीसरा सवाल था, क्या लश्कर तोयबा के पास
औरतें फिदाइन सुसाइड बॉम्बर हैं, उसका स्पष्ट जवाब, ये कोर्ट के रिकॉर्ड से मैं बोल रही हूं, आज जो बॉम्बे में हुआ है, हेडली का जवाब है नहीं, मुझे नहीं मालूम, नो आई डोंट नो। मध्य प्रदेश के धार जिले में मजहब के नाम पर सियासी मफादात हासिल करने की दौड़ शुरू हो चुकी है। बसंत पंचमी के कबल धार में कशीदगी काफी बढ़ गई है। कुछ हिंदू तंजीमों की जानिब से पूजा में ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को शामिल होने की अपील की गई है। हालात को देखते हुए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। BUS के कन्वीनर का कहना है कि भोजशाला में सिर्फ हिंदुओं को सुबह से शाम तक इबादत करने की इजाजत दी जाए। आगे बढ़ते UAE के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान 2 रोजा हिंदुस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। आज दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने काबीना वज़रा के हमरा प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान का रस्मी इस्तकबाल किया। खबरनामे में फिलहाल इतना ही, जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं तिरछी नजर के साथ। आदाब।